नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। हम लक्ष्मीकांत की सीरीज में 13वें चैप्टर संघीय व्यवस्था कवर कर रहे हैं, जिसका भाग 2 है। आपका स्वागत है भाग 2 में। चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं समय न वेस्ट करते हुए। तीसरा पॉइंट है, बाकी सभी पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। एकल संविधान समानता। एक संघ में राज्यों की समानता। एक संघ में राज्यों को केंद्र से हटकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है। भारत में इससे इतर राज्यों को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है। भारतीय संविधान सिर्फ केंद्र का ही नहीं, राज्यों का भी है। भारतीय संविधान सिर्फ केंद्र का ही नहीं, राज्यों का भी है। राज्य एवं केंद्र दोनों को इसी एक ढांचे का पालन करना अनिवार्य है। सिर्फ जम्मू एवं कश्मीर एक अपवाद था, जिसका अपना राज्य पृथक संविधान था। चलिए चौथा पॉइंट देखेंगे, संविधान का लचीलापन। अन्य संघीय प्रणालियों की तुलना में भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया कम कठोर है। संविधान के एक बड़े हिस्से को संसद द्वारा साधारण या विशेष बहुमत द्वारा एकल प्रणाली से संशोधित किया जा सकता है, यानी संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ केंद्र में निहित है। अमेरिका में राज्य की संविधान संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं। पांचवा पॉइंट देखेंगे, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अंतः सदस्यता में 1 से 31 तक की भिन्नता है। अमेरिका में राज्यों के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को उच्च सदन के पूर्ण रूपेण महत्ता दी जाती है। इस तरह अमेरिका सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, प्रत्येक राज्य 2। यह सिद्धांत छोटे राज्यों के लिए सुरक्षा कवच के समान होता है। आइए छठा पॉइंट देखेंगे, आपातकालीन उपबंध। संविधान 3 तरह की आपातकाल व्यवस्थाएं निर्धारित करता है। पहला, राष्ट्रीय, राज्य एवं वित्त। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियां आ जाती हैं और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। यह बिना किसी संविधान संशोधन के संघीय ढांचे का एकल ढांचे में बदल देता है। ऐसी व्यवस्था अन्य किसी संघ में नहीं पाई जाती। आइए एकल नागरिकता को देखेंगे। सातवां पॉइंट, एकल नागरिकता। दोहरी व्यवस्था के बावजूद भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता व्यवस्था को अपनाता है। यह केवल भारतीय नागरिकता है। यहाँ केवल भारतीय नागरिकता है, कोई अन्य पृथक राज्य नागरिकता नहीं है। यानी यहाँ भारत में सिर्फ एकल नागरिकता, यानी भारत के नागरिक हैं तो अन्य किसी राज्य में नागरिकता लेने की जरूरत ही नहीं। इसलिए भारत में एक ही संविधान का पालन होता है। चलिए आगे देखेंगे, हम इनको बाद में पढ़ेंगे कायदे से। अन्य संघीय कायदे से मतलब इनको विस्तार से पढ़ेंगे। अन्य सभी संघीय व्यवस्था वाले देशों जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया में दोहरी राष्ट्रीय एवं राज्य नागरिकता का प्रावधान है। जो समझदार है उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक समझ जाते हैं इनको। बहुत ही सरल टॉपिक है। आठवां पॉइंट, एकीकृत न्यायपालिका। भारतीय संविधान द्वारा सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय के साथ एकात्मक न्यायपालिका की स्थापना की गई है और इसके अधीन राज्य उच्च न्यायालय होते हैं। न्यायालयों की एकल व्यवस्था केंद्र एवं राज्य कानूनों दोनों पर लागू होती है। दूसरी ओर अमेरिका में न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था है। संघीय कानून संघीय न्यायपालिका तथा राज्य कानून राज्य न्यायपालिका द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, संघीय कानून संघीय न्यायपालिका के द्वारा लागू किया जाता है, राज्य कानून राज्य न्यायपालिका के द्वारा लागू किया जाता है। आइए 9 पॉइंट देखेंगे, अखिल भारतीय सेवाएं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका में संघीय सरकार एवं राज्य सरकारों की अपनी लोक सेवाएं। भारत में भी केंद्र एवं राज्यों की पृथक लोक सेवाएं हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IPS और IFS केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए है। केंद्र द्वारा इन सेवाओं के सदस्यों का चयन किया जाता है एवं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। उन पर केंद्र पर पूर्ण रूपेण निमंत्रण भी होता है। अंततः ये सेवाएं संविधान के अंतर्गत संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं। आइए 10वां पॉइंट देखेंगे, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी। भारत में नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक न केवल केंद्र के बल्कि राज्यों के खातों की भी जांच करता है, लेकिन उसकी नियुक्ति पत्र बर्खास्तगी बिना राज्यों की सलाह के राष्ट्रपति द्वारा होती है। इस तरह यह व्यवस्था राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर अंकुश लगाती है और इसके विपरीत अमेरिका के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक की राज्यों की लेखाओं के उपबंध में कोई भूमिका नहीं होती है। 11वां पॉइंट, राज्य सूची का संसद पर प्राधिकार। इस सूची के विषयों पर राज्यों को काफी अधिकार दिए जाने के बावजूद केंद्र का सूची के विषयों पर अंतिम अधिकार बना रहता है। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व को प्रभावित करने वाले विषयों पर राज्यसभा द्वारा पारित होने पर विधान बना सकती है। इसका तात्पर्य कि बिना संविधान संशोधन के संसद की विधायिका संबंधी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि ऐसा तब भी किया जा सकता है जब किसी प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था न हो। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं सभी प्रकार की यूपीएससी लेवल की वीडियो लाता रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी लेवल मतलब जैसे स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री और एनसीईआरटी सभी चलेंगे। इस लक्ष्मीकांत की सीरीज खत्म होते ही, लक्ष्मीकांत के पूरे चैप्टर खत्म होते ही सभी की एनसीईआरटी हिस्ट्री और स्पेक्ट्रम हिस्ट्री की बुक भी इसी तरीके वीडियो फॉर्मेट में आएगी आपके पास। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन
प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और एक बात, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने मन से किताब एक भी बार नहीं पढ़ी है, जाकर पहले किताब पढ़िए, फिर उसके बाद इस वीडियो में आइएगा, तभी समझ में आएगा। चलिए टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है मेंस की दृष्टि से। चलिए शुरू करते हैं। राज्यपाल राज्य प्रमुख होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, या वह केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। राज्यपाल के माध्यम से केंद्र राज्य आइए देखते हैं, केंद्र राज्य पर नियंत्रण करता है। इसके विपरीत अमेरिका में राज्य प्रमुख निर्वाचित होते हैं। इस संदर्भ में भारत में कनाडाई प्रणाली को अपनाया गया है। समझ में आई बात? इस संदर्भ में भारत में कनाडाई प्रणाली को अपनाया गया। हम सारे टॉपिक को खत्म करके उसके बाद इनको एक एक करके विस्तार पूर्वक समझेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। लास्ट में कुछ अहम टॉपिकों को मैं बताऊंगा, उनको अपने मन से एक बार और पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। 13 पॉइंट देखेंगे, एकीकृत निर्वाचन मशीनरी। चुनाव आयोग न केवल केंद्रीय चुनाव संपन्न कराता है, बल्कि राज्य विधानमंडलों के चुनाव भी कराता है, लेकिन इस इकाई की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा होती है और राज्य इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। इसके सदस्यों को भी इसी प्रकार हटाया जा सकता है। इसके विपरीत अमेरिका में संघ एवं राज्य दोनों के निर्वाचन के लिए अलग मशीनरी होती है। आइए 14वां पॉइंट देखते हैं, राज्यों के विधेयकों पर वीटो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है आपकी मेंस की दृष्टि से। प्री में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है? प्रीलिम्स में राजनीति से, इसके राज्यपाल से और वीटो पावर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, ठीक है? फर्जी बातें मैं नहीं करता हूँ, जो जेन्युइन होगा वही बताऊंगा, जो मतलब आता है पेपर में। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार है। राष्ट्रपति अपने संस्तुति के लिए इसे न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भी रोक सकता है। इस तरह राष्ट्रपति के पास राज्य विधेयकों पर वीटो अधिकार है। लेकिन अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में राज्य स्वयं एक इकाई है और वहां इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। लक्ष्मीकांत, माफ कीजिएगा, इसको पढ़ने से पहले मैं कुछ जरूरी बातों को बताना चाहता हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे लिए भी वो फायदेमंद होंगी, जो मैं बताने जा रहा हूं। जो पहली वीडियो है ये संघीय व्यवस्था की, पहले पार्ट की, वो भी अपलोड कर दी है, उसको जाकर देखिए। वो उसमें की स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए उसको नॉर्मल से भी कम करके देखिएगा, तब वो समझ में आएगी। मैंने उसमें संघीय व्यवस्था को बहुत ही बढ़िया तरीके से शुरू में 2-4 मिनट जो वीडियो के हैं शुरू के, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन टॉपिकों को, उन पॉइंटों को आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो मेंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वही आएगा, मैं ये नहीं कह सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्या? जो टॉपिक मैंने शुरू में बताए हैं उनमें वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, उसमें थोड़ा नॉर्मल से कम करके देखिएगा तो समझ में आएगा। क्योंकि उस वीडियो की मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि उसकी वीडियो की स्पीड थोड़ा ज़्यादा कर दी है, ठीक है? अपलोड हो गई, अब उसको डिलीट भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसको डिलीट नहीं कर सकता। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं कायदे से उसको, उसमें 2-4 पॉइंट ऐसे मैंने बता दिए हैं कि वो मेंस में आप लोगों को डेफिनेटली फायदा दे के जाएंगे, इतना याद रखिएगा। अगर आप लोग सच्ची में सीरियस हैं तो उस वीडियो को जस्ट नॉर्मल से पीछे करके देखिएगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए टाइम वेस्ट करते हुए बहुत टाइम बर्बाद कर देता हूं मैं। संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन देखेंगे। उपयुक्त व्यवस्था से यह स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह एक परंपरागत संघीय व्यवस्था से भिन्न संविधान है और इसमें कई एकात्मक एवं गैर संघीय विशेषताएं हैं, जैसे केंद्र के पक्ष में शक्ति का संतुलन। यह संविधान विशेषज्ञों द्वारा भारतीय संविधान के संघीय चरित्र को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है, इसलिए केसी वेयर ने भारतीय संविधान को अल्प संघीय करार दिया है। समझ में आई बात? चलिए आगे देखेंगे। के संथानम के अनुसार, इनको भी मैंने पहले बहुत बढ़िया तरीके से पहले पार्ट में कवर किया है, ठीक है? मतलब ये इन नाम के द्वारा इन्होंने क्या कहा उसको मैंने अपने मन से बड़े ही बढ़िया तरीके से कवर किया पहले पार्ट में। उसकी लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सभी चैप्टर की लिंक, जितने चैप्टर मैंने पढ़ा दिया अभी तक, ठीक है? चलिए टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। केंद्र संथानम के अनुसार भारतीय संविधान के एकात्मक होने के उत्तरदायी 2 कारण हैं। पहला, वित्तीय मामले में केंद्र का प्रभुत्व एवं राज्यों के केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता, और सेकंड पॉइंट, तत्कालीन शक्तिशाली योजना आयोग द्वारा राज्य के विकास के लिए माफ कीजिएगा, राज्य की विकास प्रक्रिया को नियंत्रित करने की व्यवस्था। उन्होंने महसूस किया कि भारत एक तरफ तो एकल व्यवस्थागत देश है, फिर भी केंद्र और राज्य अपना कार्य विधिक और औपचारिक रूप से संघीय रूप में करते हैं। मतलब भारत एक ऐसा व्यवस्थापक देश है जिसे किसी संघीय ढांचे की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा फिर भी केंद्र और राज्य अपना कार्य विधिक यानी कानून द्वारा औपचारिक तरीके से संघीय रूप में करते हैं, मतलब एक समूह के रूप में करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसका मतलब ये है जो मैंने अभी बता दिया, ठीक है? इसको आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं। हालांकि अन्य राजनीतिक शास्त्री उक्त मतों से सहमत नहीं है। पॉल एपलबी कहते हैं यह पूरी तरह संघीय है। मॉरिस जॉन्स इसे सहमति वाला संघ कहते हैं। मतलब ये जितने भी कहने वाले विशेषज्ञ हैं, इनको एक कॉपी पे नोट करते जाइए किसने क्या कहा हमारे भारतीय संघ को, संघीय व्यवस्था को। आइवर जेनिंग्स कहते हैं यह एक मजबूत केंद्र वाला संघ है। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय संविधान मुख्यतः संघीय है, राष्ट्रीय एकता एवं तरक्की के लिए अनोखे कवच के साथ। ग्रेनविल आइंस्टीन कहते हैं यह सहकारी संघ व्यवस्था है। यद्यपि भारत के संविधान ने मजबूत केंद्र सरकार का निर्माण किया है, इसके राज्यों को भी कमजोर नहीं किया गया है। यह एक नए प्रकार का संघ है जो इसकी खास
विशेषताओं को पूरा करता है। माफ़ कीजिएगा, गला थोड़ा बैठा है इसलिए आवाज़ आप लोगों को धीमी आ रही होगी, ठीक है? आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, हेडफ़ोन लगा के सुनिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और पुरानी वीडियो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसकी वीडियो को नॉर्मल से भी कम करके देखिएगा, तभी आप लोगों को वीडियो समझ में आएगी, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति पर संविधान सभा के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महसूस करते हैं, संविधान उतना ही संघीय संविधान है जितनी दोहरी राज्य पद्धति है। केंद्र राज्यों का संघ नहीं है जो कमज़ोर संबंधों से एकीकृत हो, ना ही राज्य संघ की एजेंसियाँ हैं। संघ एवं राज्य दोनों को संविधान द्वारा बनाया गया है। दोनों की शक्तियां संविधान में निहित हैं। यद्यपि संविधान ने कड़ा संघीय स्वरूप नहीं दिया, तथापि यह समय और परिस्थिति के अनुसार एकात्मक और संघीय हो सकता है। केंद्रीयकरण की आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा, इनको बड़े ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा है, एक गंभीर शिकायत यह आई कि बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण किया गया है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इसको गलत समझा गया है। केंद्र एवं राज्यों के संबंध के बारे में संबंधों के समय निर्देशित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। संघीयता का मूल सिद्धांत भी ही यह है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच विभेद वाला कोई कानून बनाया ही नहीं जा सकता। विधायी एवं कार्यपालिका के मामलों में केंद्र एवं राज्य समान है। यह देखना मुश्किल है कि संविधान कितना केंद्रोन्मुखी, इसलिए यह कहना अनुचित है। राज्य केंद्रों के अधीन कार्य करते हैं। केंद्र अपनी इच्छा से इनकी सीमाओं को बदल नहीं सकता, ना ही न्यायिक क्षेत्र को बदल सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आलोचकों को जवाब देते हुए कहा संविधान सभा में, ठीक है? जो मैंने ऊपर पढ़ लिया, जो मैंने ऊपर पढ़ा दिया है आप लोगों को, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या महसूस करते हैं संविधान की प्रकृति को, उसको जरूर लिख लीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, पॉइंट डाल के। चलिए आगे देखते हैं। बम्बई मामले 1994 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संविधान संघीय है और संघीय यह इसकी मूल विशेषता है। यह महसूस किया गया कि संविधान की व्यवस्था के तहत राज्य की तुलना में केंद्र में बड़ी शक्तियां निहित हैं। इसका मतलब यह नहीं कि राज्य केंद्र पर निर्भर है। राज्यों का अपना संवैधानिक अस्तित्व है। यह केंद्र के उपग्रह या एजेंट नहीं है। अपने क्षेत्र में राज्य सर्वोच्च है। यह तथ्य कि आपातकाल के दौरान राज्य पर केंद्र अभिभावी होगा, संविधान के आवश्यक संघीय रूप को प्रभावित नहीं करता। यह अपवाद है कि अपवाद नियम नहीं है। यह कहना उचित होगा कि भारतीय संविधान संघीय स्वरूप केवल एक प्रशासनिक सुविधा मात्र नहीं है, बल्कि एक नियम है, हमारी वास्तविकताओं की अपनी प्रक्रियाओं और मान्यताओं का परिणाम है। वास्तव में भारत के संघीय व्यवस्था अग्रलिखित दो संघर्षों के बीच सहमति का प्रतिनिधित्व करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको एक बार अपने मन से पढ़ लीजिएगा। ये 13वां चैप्टर संघीय व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? खास तौर से चलिए पहले इसको पूरा खत्म करते फिर आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं। पहला पॉइंट देखेंगे, समानता, शक्तियों का विभाजन जिसके अंतर्गत राज्य स्वरूप स्वायत्तता होते हुए अपना कार्य करते हैं। और सेकंड पॉइंट, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता एवं विशेषताएं परिस्थितियों के तहत एक मजबूत संघीय सरकार है। आइए देखेंगे भारतीय राज पद्धति के निम्नलिखित कार्य संघीय व्यवस्था के धोतक मतलब स्रोत ही होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, पहला पॉइंट देखेंगे। तब पहला पॉइंट पढ़ें, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए एडवांस लेवल की बुक की वीडियो देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आने वाले समय में इसमें एडवांस लेवल की बुक आएंगी बहुत ही बढ़िया तरीके, जैसे स्पेक्ट्रम हिस्ट्री, माजिद हुसैन की भूगोल की वीडियो, जियोग्राफी की वीडियो, लक्ष्मीकांत की सीरीज खत्म होते हुए सभी एडवांस लेवल की बुक शुरू हो जाएंगी। पहला पॉइंट देखेंगे, समय न वेस्ट करते हुए, माफ कीजिएगा समय ज़्यादा जा रहा होता है। राज्यों के बीच क्षेत्रों का विवाद, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के बीच बेलगाम मसले पर। सेकंड पॉइंट, नदी जल बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच विवाद, उदाहरण के लिए कर्नाटक व तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल पर। थर्ड पॉइंट, क्षेत्रीय दलों का उद्भव और उनका सत्ता में आना, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि। चौथा पॉइंट, क्षेत्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नए राज्यों का गठन, जैसे मिजोरम या झारखंड। पांचवा पॉइंट, अपने विकास के लिए राज्यों द्वारा केंद्र से अधिक अनुदान की मांग। छठा पॉइंट, राज्यों द्वारा अपनी स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए केंद्र के हस्तक्षेप पर प्रतिक्रिया। सातों पॉइंट, उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ व्यवस्थाओं को सीमांकन लागू करना, जैसे केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के लिए प्रयोग करता है। आइए अब आप लोगों को महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूँ, महत्वपूर्ण टॉपिक। ये देखिए, ये यहाँ से ये आप देख रहे हैं, ये संविधान की एकात्मक विशेषताओं से, ये इनमें से ये आपातकालीन उपबंध, मैं ये नहीं कहूँगा, इसमें सारे ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? आप लोग टिप्पणी एवं संदर्भ आप लोग अपने मन से पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना चाहते हैं, उसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है? अब हमारा ये 13वां चैप्टर संघीय व्यवस्था का ये समाप्त हो चुका है, ठीक है? अब हम 14वें चैप्टर की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? आने वाली वीडियो में 13 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, उसमें आप क्लिक करेंगे, ठीक है? उसको देखेंगे, उसमें स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगी तो उसको नॉर्मल से भी कम करके देखिएगा, जहाँ पे आपको सुविधाजनक लगे। मैं ये नहीं कहूँगा, अगर आप लोगों को उतनी ही स्पीड में देखनी है तो उतनी स्पीड में आप लोग देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? और जब ये लक्ष्मीकांत की सीरीज समाप्त होगी तब मैं इसमें एनसीईआरटी हिस्ट्री की, जियोग्राफी एनसीईआरटी, पॉलिटी एनसीईआरटी 6 से 12 तक की सभी की इसी तरीके की वीडियो लाऊंगा। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा 14वां चैप्टर, यानी 14वां चैप्टर केंद्र एवं राज्य संबंध, जो कि आपके मेंस की दृष्टि से आने वाले चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है? इसलिए 23 सब्सक्राइबरों का टारगेट आप लोगों ने पूरा किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? आप लोगों ने पहले पार्ट में हमें इतना प्यार दिया,
उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और और क्या कहूँ मैं? और एक बात, यह वीडियो सिर्फ़ रिवीजन पर्पज़ से बनाई जा रही है, यह वीडियो सिर्फ़ रिवीजन पर्पज़ से बनाई जा रही है। अगर आप लोग अपने मन से एक भी बार किताब नहीं पढ़ेंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों आप, चाहे वो एसएससी हो, चाहे चाहे रेलवे हो, चाहे ग्रुप मतलब रेलवे में सभी आ जाते हैं, ठीक है? चाहे आप पीसीएस लेवल की, चाहे लेखपाल हो, चाहे जो हो, ठीक है? अगर आप अपने मन से नहीं पढ़ेंगे, तो कोई भी चाहे जितना बड़ा कोचिंग संस्थान हो, आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलवा सकता, ठीक है? इसलिए अपने मन से पढ़िएगा, समझिएगा, वीडियो एक बार में नहीं समझ में आती, सिर्फ़ दोबारा देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले पार्ट को मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरह देखना, और एक बात, पहले पार्ट में मैंने कुछ 4, 5, 6 10 पॉइंट मैंने बताए होंगे, उनको कायदे से सुन लीजिएगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेंस की दृष्टि से। मेरे को अफ़सोस हो रहा है कि मैंने उस वीडियो की स्पीड थोड़ा ध्यान नहीं दिया डालते वक़्त, कि उसकी स्पीड थोड़ा ज़्यादा कर दी। तो उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग लगभग-लगभग ये पूरे चैप्टर खत्म हो चुका है, मतलब लगभग क्या, पूरा खत्म हो चुका है। अब 14वाँ चैप्टर अगला होगा हमारा, केंद्र एवं राज्य संबंध, ठीक है? ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही बेनिफिट देने वाला टॉपिक है, चैप्टर है, इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से हम कवर करेंगे, ठीक है? चलिए, आप लोग पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद।